एवरीबॉडी और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आप लोगों को सबको पता है कि मैं ऑलरेडी ना ज्योग्राफी चैप्टर 2 का पार्ट 1 ऑलरेडी करा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पहाड़ियों वाले क्षेत्र तक लाके छोड़ा था। उसी में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो मुख्य बातें जो एज ए स्टूडेंट्स आपको जानना तो इम्पोर्टेंट है और एज ए कॉमन पर्सन भी आपको पता ही होनी चाहिए। मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये सारी नॉलेज जो होती है ना, ये आपके ब्रेन को बूस्ट अप करती है और ये जनरल नॉलेज के अंतर्गत भी आती है। अभी आप क्लास 9th में हो, फिर 10th में, 12th में गवर्नमेंट एग्जाम में जाओगे तो वहां पर आप लोगों को इस प्रकार की नॉलेज होना लाजमी है कि होना ही चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि उत्तर भारत की, तो भारतीय स्थिति के हिसाब से उत्तर भारत में जो हमारी हिमालयन श्रेणियां हैं, हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो में भी मैंने आपको वहीं तक बताया था। तो अब आप लोग मेरी बातों पे ध्यान देंगे। मैंने आप लोगों को वहां पर कुछ पहाड़ियों के बारे में बताया, जिसमें अगला टॉपिक था पीर पंजाल। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर में जो हमारी हिमालय श्रेणियां हैं, जैसे कि जो हिमालय जो सबसे ऊपर है वो है कौन सी, वो है हमारी हिम नदी, ठीक है, फिर है हिमाद्री और फिर है जो निचली सबसे श्रेणी है उसे बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। अब ये श्रेणियों की विशेषता क्या है, तो ये चीज आपको समझना होगा, लेकिन उससे पहले आओ हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ पॉइंट्स, जहां से हमने लास्ट वीडियो छोड़ी थी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पीर पंजाल। तो क्या है पीर पंजाल, तो सुनो। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। कहते हैं कि उत्तर हिमालय में पीर पंजाल जो श्रृंखला है वो सबसे लंबी है और इंपॉर्टेंट भी है। इसी श्रृंखला में कश्मीर घाटी तथा हिमालयन की कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां स्थित है। कहते हैं पीर पंजाल घाटी यानी पीर पंजाल श्रेणी में आपकी एक तो कश्मीर घाटी आ जाती है पूरी की पूरी, ठीक है, दूसरी हिमालय की कांगड़ा घाटी आ जाती है और कुल्लू घाटी भी पीर पंजाल श्रेणी या पीर पंजाल पहाड़ी क्षेत्र में आती है। इस क्षेत्र को अनेक पहाड़ी नगरों के लिए जाना भी जाता है। अब इस क्षेत्र में पीर पंजाल पे कई सारे पहाड़ी क्षेत्र, नगर, शहर, टूरिस्ट प्लेस बसे हुए हैं जो कि जाना जाता है जिनको पीर पंजाल श्रेणी पे। अब इसी में इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला पॉइंट, शिवालिक। मैं आपको बता दूं, इधर देखेंगे आप तो ये पूरी की पूरी हिमालय श्रेणी मैंने बताई हुई है, जिसमें ऊपर हिमाद्री है, ठीक है, हिमनद है दूसरी श्रेणी और तीसरी है शिवालिक, यानी ये जो उत्तर भारत से सटी हुई है ना, ये बाहर की जो श्रेणी है इसी को बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। इसकी अपने आप में ऐतिहासिक क्या है, ऐतिहासिक डिटेल्स हैं और इसमें कई सारी ऐसे भी एस्पेक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे एज ए स्टूडेंट जब आप पढ़ रहे हो ये सब चीजें। तो ठीक है, तो बच्चों शिवालिक श्रेणी उत्तर भारत की पहली यानी कि ऊपर से निचली श्रेणी है और अगर आप उत्तर मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हो तो पहली जो श्रेणी पड़ेगी वो शिवालिक श्रेणी पड़ेगी। तो पढ़ते हैं शिवालिक के बारे में। अब देखो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक के नाम से जाना जाता है, जो चौड़ाई में 10 से 50 किलोमीटर चौड़ाई में और ऊंचाई में 900 से 1100 मीटर के बीच में है। इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में यही सारी डिटेल्स पूछी जाती है। ये उत्तर भारत में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं की नदियों द्वारा असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई है। कहते हैं कि शिवालिक श्रेणी जो है, ठीक है, उत्तर से जो नदियां आई हैं, जो उसके अवसाद होते हैं उनसे ये पूरी की पूरी क्या है, श्रृंखला बनी हुई है। ये श्रृंखला बजरी तथा, इसको याद रख लेना, बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। कहते हैं ये जो शिवालिक श्रेणी है ये बजरी, ठीक है, और जलोढ़ की मोटी मोटी परतों से क्या है, ढकी हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शिवालिक श्रेणी किस प्रकार से बनी है तो आप बोलेंगे जलोढ़ और बजरी जो परत है ये इस पर ढकी हुई है या इसी से ये बनी है, ठीक है। और देखते हैं हम आगे, हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबत घाटी को दून घाटी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि ये हिमालय हो गया और ये शिवालिक हो गया। अब ये जो लंबत लंबी लंबी जो घाटियां हैं ना, ये वाली, इन घाटियों को दून घाटी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें घाटियों की, तो देखो दून घाटी में कौन कौन सी घाटियां आती हैं। तो देखो सबसे पहली घाटी आती है देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। अगर आपसे पूछे कि दून घाटियां कहां बसी हैं, ये कहां स्थित हैं, तो आप बोलेंगे कि हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित जो लंबी लंबी घाटियां हैं
वो दून घाटियों के नाम से जानी जाती है, जिसमें इंपॉर्टेंट है देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। आप यहाँ देखेंगे इस मैप पे मैंने बना के कोशिश की है बच्चों को समझाने के लिए कि हमारा ये भारत है, भारत के उत्तर में ये जो 3 श्रेणियां हैं ये हिमालय की मुख्य श्रेणियां हैं, जिसमें ये सारी की सारी पूरी की पूरी जो श्रेणी जो हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम अगले पॉइंट को। और अगले पॉइंट को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे मैंने ये नोट्स लिखे हैं आप देखेंगे पीर पंजाल वाला टॉपिक बुक्स में बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैंने इसमें बस कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ही लाइन लिखी है जो मुझे लगता है कि आपको इतना ही पता होना चाहिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ते हैं ना। क्यों बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी चीजें पढ़े जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं, एज ए नॉलेज आपको पता होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंस वे ऑफ स्मार्ट स्टडी आपको कुछ स्मार्ट चीजें ही पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले। तो अभी तक हम लोग पार्ट 2 के अंतर्गत वो सारी ही चीजें इंपॉर्टेंटली हम लोग पढ़ चुके हैं कि उत्तरी क्षेत्र में जो भी पठारी क्षेत्र है या जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन पर्वत श्रृंखलाओं में कौन कौन सी ऐसी श्रृंखलाएं जो महत्वपूर्ण है और जिनसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसी सीरीज में अब हम लोग आगे कर रहे हैं उत्तरी मैदान। अब उत्तरी मैदान के लिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये वाला मैप अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। इसमें जो ऊपर का ये जो क्षेत्र दिखाया जा रहा है ये है पूरा का पूरा उत्तरी मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है कि उत्तरी यानी कि उत्तरी क्षेत्र जो है वो पूरी तरीके से उत्तरी मैदान सिंधु नदी, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करें आगे तो यह मैदान जलोढ़ मृदा, आप लोग अगर पढ़ेंगे और अपने 9th और 10th में पढ़ा होगा, जलोढ़ मृदा एक ऐसी मिट्टी है जो उपजाऊ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। उपजाऊ इसमें बहुत जल्दी फर्टिलाइजेशन इसका इतना अच्छा होता है कि इसमें उपजाऊपन बहुत अच्छा बन जाता है। तो देखिए यह मृदा जलोढ़ मृदा से निर्मित है। अब ये जो उत्तरी मैदान की जितनी मिट्टी है ये जलोढ़ मृदा भी कही जाती है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैला हुआ है। उत्तरी मैदान में फिर से आप लोगों ने मैप तो देख लिया है, लेकिन फिर भी मैं दिखा दूं कि ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये देखो ये वाला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा बच्चों उत्तरी मैदान है। तो ये जो उत्तरी मैदान है हम इसी की बात कर रहे हैं, जिसमें बोला गया है कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर में क्या है ये फैला हुआ है। में क्या है ये चौड़ा भी है। ये घनी जनसंख्या वाला भी क्षेत्र है। अब आप लोगों के माइंड में चीज क्वेश्चन आ रहा होगा कि उत्तरी मैदान ही घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र क्यों है। तो उत्तरी मैदान घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र इसलिए भी है क्योंकि पूरा का पूरा प्लेन है। यहाँ पर रिसोर्सेज के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो समतल स्थान यानी कि मिट्टी, ठीक है, पानी की उच्च गुणवत्ता, जो भी एक नॉर्मल जिंदगी के लिए चाहिए होता है वो सारी चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ पर्वत जैसा कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये पूरा प्लेन क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या इजी टू स्टे होती है। ये घनी जनसंख्या वाला क्या है क्षेत्र है। यह भारत का सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र भी है। मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपको बोला था कि जलोढ़ मृदा उपजाऊपन बहुत अच्छा करता है। यही एक रीजन है कि जो उत्तरी मैदान है यहाँ पर घनी आबादी के साथ साथ ये भारत का सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र भी कहलाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप बहुत याद रखना जब भी पेपर में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और आपसे क्वेश्चन किया जाए कि उत्तरी मैदान क्या है वर्णन करें, तो उत्तरी मैदान का मैप बनाकर आप कोशिश करें इसी प्रकार से मेन पॉइंट लिखें जिससे एग्जामिनर का पूरा आपके ऊपर फोकस जाए। अब पढ़ते हैं हम प्रायद्वीप पठार, प्लेटिट्यूड भी के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो प्रायद्वीप पठार है क्या? अब प्रायद्वीप पठार के लिए मैं फिर बोलूंगा कि आपको इस स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है प्रायद्वीप पठार है। ये जो प्रायद्वीप पठार आपको दिखाया जा रहा है ये इसलिए ताकि आप साथ के साथ मैप को भी कोऑर्डिनेट करते चलें। ये मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय अननय शैलों से बना हुआ है। अननय शैलों का मतलब होता है बच्चे पुराने ऐसे पत्थर जो अलग डिफरेंट आकृति के हैं, ठीक है, क्रिस्टलीय हैं, चमकदार पत्थर जो होते हैं क्रिस्टलीय पत्थर, प्रायद्वीप पत्थर। और ये मेज की आकृति मतलब ऊपर नीचे इस टाइप के जो फॉर्म में होता है यह प्रायद्वीप पठार। यह
प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। कहते हैं कि प्रायद्वीप पठार सबसे पुरानी भूभाग का एक हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा गोंडवाना लैंड, है ना। गोंडवाना लैंड ये वो हिस्सा है जो पृथ्वी का सबसे पुरानी हिस्सा है। तो प्रायद्वीप पठार भी भारत का जो हिस्सा है वो पृथ्वी के सबसे पुराने भागों में आता है। गोंडवाना लैंड की क्या थ्योरी है, क्या स्टोरी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रायद्वीप पठार दो भागों में बटा हुआ है बच्चों, ये चीज याद रखना। पेपर में एमसीक्यू में चीज पूछी जाती है कि प्रायद्वीप पठार कितने भागों में बटा हुआ है या प्रायद्वीप पठार क्या है। तो प्रायद्वीप पठार दो भागों में बटा हुआ है, एक तो मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन अथवा दक्षिणी पठार। मध्य उच्च भूमि यानी कि बीच की ऊंची यानी कि ऊंचाई वाली भूमि, और दूसरा दक्कन अथवा दक्षिणी पठार। दक्कन तथा दक्षिण में यानी कि साउथ क्षेत्र के अंतर्गत जो पठार है, तो पठारी क्षेत्र जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। अब देखिए क्या बोला गया है कि प्रायद्वीप पठार पर काली मृदा पाई जाती है। ये कुछ स्पेशल चीजें हैं जो ना बहुत डिफरेंट वे ऑफ को कंडक्ट करती हैं। तो प्रायद्वीप पठार पे काली मृदा पाई जाती है यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है, ये इसकी खासियत है। इसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो काली मिट्टी है ना, ये याद रखना आप लोग कि इसको दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है दक्कन ट्रैप से जाने वाली मृदा या दक्कन ट्रैप निम्न में से क्या है। ठीक है, उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान, प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र, ठीक है, या फिर समतल या निम्न में से कोई नहीं। तो आप बोलेंगे कि जो प्रायद्वीप पठार है उसको दक्कनी ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। अगला लास्ट पॉइंट है, यह ज्वालामुखी से उत्पन्न हुई मिट्टी होती है, या बोल सकते हो कि यहाँ पर जितना भी ऊपर का क्षेत्र होता है ये ज्वालामुखी से उत्पन्न का क्षेत्र है जो प्रायद्वीप पठार है। ठीक है बच्चों, अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप कोशिश करें कि इनको हूबहू आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। अब करते हैं हम अगले पॉइंट्स। इन सारे मेन पॉइंट्स को पढ़ते हुए फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, तो देखिए भारतीय मरुस्थल क्या बोला है। अब भारतीय मरुस्थल की अगर बात हो तो आप लोग, मैं चाहता हूं कि जब जब मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप साथ के साथ एक मैप लेके बैठे और अकॉर्डिंग टू मैप भी सॉल्व करते चलो, मतलब मैप देखते चलो। कहने का मतलब ये है, अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे, पश्चिम किनारा बताया ना, अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पे अगर हम देखते हैं पर थार मरुस्थल क्या है, थार मरुस्थल स्थित है जो बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगीय मैदान है। कहते हैं कि भारत के अगर पश्चिमी क्षेत्र को अगर आप देखते हैं बड़े ध्यान से तो आप देखेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र में थार मरुस्थल है और पूरा का पूरा थार मरुस्थल एक बालू के टिब्बों में कन्वर्ट है, मतलब ऊंचे नीचे टिब्बे आपने देखे होंगे मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं। अब इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मीटर से, ठीक है, 150 मीटर से भी कम वर्षा होती है। कहते हैं ये जो क्षेत्र है ये 150 प्रति वर्ष मीटर से भी कम की वर्षा यहाँ होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में वनस्पति बहुत कम है। वनस्पति कहने का मतलब है कि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। कहते हैं कि यहाँ पर एक नदी भी है जिसका नाम है लूनी और ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। तटीय मैदान की अगर हम बात करें तो क्या है तटीय मैदान, तो सुनो, प्रायद्वीप पठार के किनारे पर संक्रिय तटीय पट्टियों का विस्तार है, यानी कि संक्रिय मतलब पतली पतली छोटी सी क्या है पट्टी है, ठीक है, जो तट मैदान के अंतर्गत आती हैं। यह पश्चिमी अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। अगर आप देखेंगे, ठीक है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, छोटा सा मैप के थ्रू बनाने की कोशिश करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो आप अगर ये वाला पॉइंट देखते हैं, ये वाला, ठीक है, ये पूरा ये पश्चिम है ना, तो देखो क्या बोला है कि ये पश्चिमी अरब सागर के तटीय पूर्व में, ठीक है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ मैदान है। तो पूर्व वाला हिस्सा अगर हम देखें, ये है पूर्व वाला हिस्सा बंगाल की खाड़ी। क्या बोला है कि पश्चिमी अरब सागर तथा पूर्व में पश्चिमी, पूर्व पश्चिमी, ये है पश्चिम, ये है यहाँ पर क्या अरब सागर, ठीक है, अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, तथा पूर्व में यहाँ पर ये है क्या
बंगाल की खाड़ी। तो कहते हैं कि तटीय मैदान कौन सा है? ये जो तटीय मैदान है, ये जो तटीय मैदान है पूरा का पूरा, ये वाला, ये पूरा, ये अरब सागर से लेके बंगाल की खाड़ी तक ये पूरा का पूरा क्या हमारा तटीय मैदान है, यानी कि समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी तक, जो कि पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है। वहीं इस चीज को पढ़ते हुए आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें भी पता होनी चाहिए कि इसके 3 भाग हैं। कहते हैं भैया जो तटीय क्षेत्र है भारत का वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला उत्तरीय तटीय भाग यानी कि उत्तर का, जिसमें आता है कोंकण, जैसे मुंबई और गोवा। अगर आप मैप देख रहे हैं तो आप देखेंगे तो उत्तर का जो क्षेत्र है, जो तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें मुंबई और गोवा वाला क्षेत्र है। फिर है मध्य भाग, ठीक है, मध्य भाग किसका? तटीय क्षेत्र का, जिसमें स्पेशली कन्नड़ वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। और फिर है अपना दक्षिणी यानी कि साउथ वाला भाग, जिसमें मालाबार तट पूरा का पूरा क्या है? मालाबार तट या मालाबार तट क्या है? ये तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तटीय भाग भारत में कितने भागों में बटा हुआ है, तो आप बोलेंगे 3 भागों में, उत्तरी तटीय भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो याद रखना है वो ये कि बंगाल की खाड़ी के साथ चौड़ा एवं समतल विस्तृत मैदान है। बंगाल की खाड़ी के साथ आप देखेंगे कि चौड़ा एवं समतल विस्तृत मैदान है। बंगाल की खाड़ी जिस क्षेत्र में है वहां पर ऊपर की तरफ ये पूरा क्या है? चौड़ा विस्तृत मैदान है। ये पूरा का पूरा देख रहे हैं, ये पूरा विस्तृत मैदान है जो समतल है। दक्षिण में ये भाग कोरोमंडल के तट से जाना जाता है। दक्षिण में ये जो भाग है कोरोमंडल के तट से, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है? समतल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। कहते हैं ये जो तट है ना, ये वाला तट पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा तट पे कुछ नदियां हैं जो स्पेशली विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। और आप डेल्टा का मतलब आपको पता है कि जब नदियां अपना जल समुद्र में गिराती हैं तो समुद्र में जल को गिराने से पहले जो नदियां इधर 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 जो कट जाती हैं उसे बोलते हैं डेल्टा। तो इन्होंने बोला है कि इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करने वाली क्या है? नदियां हैं। और इन नदियों में इंपॉर्टेंट है कौन सी? जैसे कि पहला महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये 4 ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं दक्षिणी भाग में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगले पॉइंट को। अब उन पॉइंट को क्लियर करते हुए आ जाते हैं हम लोग द्वीप समूह पे। ये इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट है। इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार फिर से मैप को रिव्यू करिए और मैप में दी गई बारीक से बारीक जानकारी को आप इकट्ठा करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। द्वीप समूह नोट्स बनाने के लिए आपको ये भी देखेंगे मैंने नोट्स फॉर्म में ही लिखे हैं, तो पूरा चैप्टर ना पढ़ के अगर आप इन नोट्स को भी क्लियर करते हैं तब भी चांसेस है कि आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो देखो द्वीप समूह क्या है? द्वीप समूह, द्वीप समूह मतलब ऐसे जो समुद्र से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ठीक है, वो होते हैं द्वीप समूह। भारत के मुख्य स्थलीय भाग अत्यधिक विशाल है। कहते हैं भारत के जो मुख्य स्थलीय भाग है वो बहुत बड़े बड़े हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित है, मतलब कि भारत में अपना पूरा एक एरिया होने के बावजूद भी भारत के पास कुछ मुख्य द्वीप समूह भी हैं, जो कितने हैं? 2। तो वो 2 मुख्य द्वीप समूह कौन से हैं, यानी कि आइलैंड कौन से हैं? तो एक है लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप जो है भारत के दक्षिणी क्षेत्र के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, इधर पश्चिमी क्षेत्र में दिखेगा नीचे की तरफ। अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी से अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो अंडमान, ठीक है, ऊपर और निकोबार नीचे की तरफ दिखेगा। छोटे छोटे द्वीप है, आपको बिलीव नहीं होगा, वहां भी जनसंख्या दिल्ली की तरह ही नॉर्मली रहती है, ठीक है। द्वीप समूह जरूर है लेकिन जनसंख्या, एयरपोर्ट, सारी चीजें एकदम नॉर्मल है। यहां बोला गया है कि यह द्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। कहते हैं ये जो द्वीप समूह छोटे छोटे प्रवाल होते हैं, ये प्रवाल एक प्रकार के बोल सकते हैं कि समुद्री जीव होते हैं, जिनकी जो शैल होते हैं वो इतने कठोर होते हैं पत्थर की तरह। तो उन द्वीपों के जो प्रवाल है, उन द्वीपों के प्रवाल से ये बने हुए, ठीक है। सन 1973 से इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। कहते हैं कि लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो 1973 से उस द्वीप को लक्षद्वीप के नाम से जाना गया है, जो 32 किलोमीटर के छोटे द्वीपों में फैला हुआ। अगर आप लक्षद्वीप को देखेंगे तो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। यहाँ पर नीचे बोला गया कि 32 किलोमीटर के छोटे छोटे द्वीप समूह में ये फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी जनसंख्या रह रही है। आप देखिए अगर आप
गूगल वगैरह करेंगे तो आपको ये सारी चीजें जानकारी मिलेगी। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कारावती है। ये कोई 2 नंबर में पूछता है, इसलिए मैंने लिखना भी सही समझा है कि अगर आपको ये बेसिक्स चीजें अगर आप बता दी जाएं तो आप ना बना के भी आंसर लिख सकते हो। तो मेरा तो मानना यही है कि बच्चे अगर आप लोग चीजों को समझ लेते हैं ना, यानी कि चैप्टर को पढ़ना कम है समझना ज्यादा है, अगर आप समझने पे फोकस करते हैं तो आप आंसर को बखूबी अपने अकॉर्डिंग टैकल कर सकते हैं। और सीबीएसई हो, एचबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, उसको सिर्फ बच्चे की समझदारी चाहिए, ना कि रटा रटाया चीजें, ठीक है। तो बस अपने अकॉर्डिंग आप समझ के जो चीज लिखते हैं वही आपकी कैपेबिलिटी को और आपके नंबर्स को आगे बढ़ाता है। लक्षद्वीप में इतना ही काफी है। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कारावती है। अब हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला में अंडमान निकोबार द्वीप है। यानी कि अगर आप ये वाला बंगाल की खाड़ी देखते हैं ना, तो यहाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ यहाँ छोटे छोटे द्वीप दिखेंगे, यही है क्या, अंडमान निकोबार। यह द्वीप समूह आकार में बहुत बड़ी संख्या में, यानी कि आप देखेंगे तो ये द्वीप समूह लक्षद्वीप से बड़े इस तरीके के बने होंगे, ठीक है, और ये बड़ी संख्या में है, मतलब आकार के हिसाब से। इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांट दिया गया है या बांटा गया है। पहला है उत्तर में, यानी कि ऊपर की जो द्वीप हैं इन्हें बोलते हैं अंडमान, और जो नीचे के जो द्वीप हैं इन्हें बोलते हैं निकोबार। तो अंडमान निकोबार ये वो द्वीप हैं जो भारत के आइलैंड्स के अंतर्गत आते हैं, भारत की सीमा में आते हैं। इनसे कई बार क्वेश्चंस बनते हैं और ऑलरेडी आ भी रहे हैं क्वेश्चंस। तो आप लोग ना सिर्फ पढ़िए बल्कि समझने पे फोकस करते रहिए। इसी के साथ हमारा ये दूसरा पार्ट फिनिश होता है सही जानकारी के साथ। आप बस लगे रहिए, मन लगा के पढ़िए बच्चों, पापा मम्मी का रिस्पेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।